तो हेलो एवरीवन, अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 जिसका टाइटल है द एनाटॉमी ऑफ एलियट वेव ट्रेडिंग, है ना। तो फर्स्ट इसमें जो सेक्शन है वो ये है, व्हाई ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स फॉल शॉर्ट, है ना। तो पहले अपन रीड करते हैं। वैसे तो हेडिंग से समझ में आ रहा है कि इंडिकेटर्स कहाँ पे लैग करते हैं, उस चीज़ को टैकल करने की बात करी गई है। हाँ, तो मोस्ट ट्रेडर्स यूज ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स लाइक मैकडी या ऑसिलेटर्स लाइक आरएसआई, but these have a major limitations. They don't tell you the maturity of a trend or offer definable price targets, है ना। आर एस आई एंड मैकडी अपन ने प्रीवियस के चैप्टर्स में देखा था, तो उसमें अपन कोई प्राइस टारगेट्स नहीं निकाले थे। इट जस्ट दैट इंडिकेटर का यूज अपन एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ देखने के लिए या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में है उसको देखने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ना कि आप प्राइस टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगाने के लिए। समटाइम्स कहीं कहीं पे आप लगा भी सकते हैं, जैसे एटीआर का यूज़ बहुत सारे जने करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टेंसेस या आपका जो सेटअप है उस हिसाब से। फॉर इंस्टेंस, अ पॉजिटिव मैकडी टेल्स यू द ट्रेंड इज अप, बट इट वॉन्ट टेल यू इफ इट्स ब्रांड न्यू ट्रेंड और एन एग्जॉस्टेड वन अबाउट टू क्रैश, है ना। ये वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं जो अपन ने पढ़ी थी। द वे प्रिंसिपल फिल्स इन दिस क्रिटिकल गैप। तो बोलने का मतलब ये है कि इंडिकेटर जहाँ पे लैग कर रहा है ना, कि जैसे इंडिकेटर ये बताने में थोड़ा सा लैग कर रहा था कि कोई न्यू ट्रेंड चालू हो रहा है या जो करंट ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो रहा है ना, एंड वो क्रैश होने वाला है। समझ रहे हैं। तो इस चीज को या इस गैप को फिल करने के लिए अपन एलियट वेव ट्रेडिंग को या वेव्स को कैसे यूज करते हैं वो अपन इस चैप्टर में देख रहे हैं। सेकेंड सेक्शन है फाइव वेज द वेव प्रिंसिपल इम्प्रूव्स योर ट्रेडिंग, है ना। तो द वेव प्रिंसिपल गिव्स ट्रेडर्स फाइव डिस्टिंक्ट एडवांटेज, वो अपन देखते हैं। फर्स्ट है कि इट आइडेंटिफाइज द ट्रेंड। ठीक है, कैसे? फाइव वेव एडवांस मोटिव वेव अपन ने देखा था मेरे पास, वापस से एक बार रिकॉल कर लेते अपन, है ना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वेव था, ये आपका सेकंड पुल बैक वेव था, थर्ड था आपका ये वेव, ये फोर्थ वेव था, ये फिफ्थ वेव, है ना। एंड देन आपका ये जो था टोटल आपके, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ये ए वेव था, ये बी वेव था, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, ये वाला बी वेव और ये सी वेव था, है ना। ये वाला बी वेव, है ना। तो ये टोटल आपके 8 वेव्स हो रहे हैं, है ना। एक दो तीन चार पाँच, और ए बी सी, है ना। 5 प्लस आपके ये 3। अपन ने क्या देखा था कि ये अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँ तो ये आपके जो स्टार्टिंग के 5 रहते हैं ये आपका मोटिव वेव्स रहते हैं, ये स्टार्टिंग के 5। एंड आपके जो बाकी के 3 रहते हैं ये आपका करेक्टिव वेव्स रहते हैं, है ना। अपन ने ये चीज देखी थी। मोटिव वेव्स के अपन ने दो पार्ट देखे थे। एक इम्पल्सिव देखा था जिसमें आपके 3 रूल्स जो थे उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, है ना। एंड एक आपका डायगोनल इम्पल्सिव वेव देखा था जिसमें एक जो आपका रूल था वो ब्रेक होता है। ठीक है, करेक्टिव वेव में भी अपन ने 3 टाइप के देखे थे। एक जिगजैग देखा था, एक फ्लैट देखा था, एंड एक अपन ने ट्राइंगल वाला पैटर्न देखा था। तो है ना, एक जस्ट छोटा सा रिकैप अपन ने कर लिया, वरना आप प्रीवियस चैप्टर 16 अपना देख सकते हैं। सेम वही चीज़ है कि मोटिव वेव्स अपना जो था आगे के जो 5 वेव्स रहते हैं वो, और करेक्टिव वेव जो आपके बाद के जो 3 वेव्स रहते हैं वो, है ना। तो इसमें कि अ फाइव वेव एडवांस मोटिव वेव, मतलब ये स्टार्टिंग के कंफर्म्स द डोमिनेंट ट्रेंड इज अप, अलाउइंग यू टू इजीली ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर अपन ने एक अप ट्रेंड के अंदर आइडेंटिफाई कर रखा है कि आपकी फर्स्ट वेव आपने करेक्ट बनाई, सेकेंड वेव चार्ट पे करेक्ट बनाई, थर्ड एंड फोर्थ, तो इस हिसाब से एक आपको अंदाजा लगता है ना, कि अप ट्रेंड के अंदर किस जगह पे रेजिस्टेंस एक आ सकता है। फॉर एग्जांपल, चलो आपने फर्स्ट वेव बनाई, सेकंड वेव आपने आइडेंटिफाई करी, थर्ड वेव आपकी चल रही है ना। थर्ड वेव चल रही है, देन जब एक करेक्टिव थोड़ा सा फेस आया, है ना, जब आपको पता है कि थर्ड वेव के बाद हो सकता है फोर्थ एक आपका माइनर सा थ्रो बैक या पुल बैक है, तो आप उस हिसाब से आपके सपोर्ट एंड जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अपन ने प्रीवियस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि फिबोनाची के भी कुछ आपके नंबर्स रहते हैं जो इलियट वेव
के साथ काफ़ी ज़्यादा कोलाइड करते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं बहुत अच्छे से। तो उसको भी यूज़ करके, है ना, आप अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कहाँ पे प्राइस करेक्शन दे सकते हैं, कहाँ से थोड़ा सा जंप आ सकता है प्राइस में, वो आप निकाल सकते हैं। तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये अप ट्रेंड में अगर आप बात करें, तो आप ट्रेंड में जैसे आपकी ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप अवॉइड करेंगे थोड़ा सा कि मैं बाइंग की तरफ देखूं या आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज करूं। आप जब पुल बैक आएगा, है ना, जब आपका यहाँ पे पुल बैक सेकेंड वेव के एंड पे या फोर्थ वेव के एंड पे, तो ये बेसिकली आपका जब सेकेंड वेव का एंड हो रहा है ना, तब आपको अगर कोई जैसे बुलिश पैटर्न दिख रहा है आपको, है ना, कि आपको हैमर दिख गया, तो आप उस यहाँ पे उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। फोर्थ वाली वेव जैसी एंड हो रही है पुल बैक के बाद, यहाँ पे हैमर दिख गया तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं। पहले से एक आइडिया दे देते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर अपन को दिख रहा है, पता है कि 5 वेव होंगी, 3 करेक्टिव वेव होंगी, और स्टार्टिंग की जो 5 है वो मोटिव वेव रहेंगी, उसके बाद 3 करेक्टिव वेव आएंगी। तो एक कहीं ना कहीं आइडिया रहता है। इट जस्ट दैट कि थोड़ा पहचानने में आपको प्रैक्टिस लगेगी, देखने में कि चार्ट के अंदर आप कैसे वो देखेंगे, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है ना। अपन ने फ्रैक्टल नेचर जो पढ़ा है, इस वेव्स के अंदर भी सब वेव्स रहती हैं, है ना, तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा आपको। बट एक आपको ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो काफी सॉलिड मिल जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इस चीज को वो डाउन ट्रेंड में भी देखें, तो अपन ने देखा था कि बुलिश वो सॉरी बियरिश में भी आपका ऐसे ही करके डाउन ट्रेंड चलेगा, एंड देन आपका ए बी सी इस हिसाब से। तो आपका ये तो थोड़ा सा मेरा वन वाला जो था ज़्यादा बन गया, बट आप थोड़ा सा नॉर्मल आइडिया ले लीजिए कि अगर डाउन ट्रेंड में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना, है ना मतलब वरना आप वो करोगे, इसको शॉर्ट कर लो। तो ये वन जो है, 1 2 3 4 5, एंड देन यहाँ से एक ए बी एंड देन ये सी, है ना, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे आप डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हो, एलियट वेव थ्योरी सेम तरीके से वर्क करती है ना। तो अपन ने ये चीज देखी, और उसमें भी सेम आप फिबोनाची वगैरह लगा के उसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, है ना। सेकेंड है कि इट आइडेंटिफाइज द काउंटर ट्रेंड, थ्री वेव पैटर्न्स, करेक्टिव वेव्स, फ्लैग अ टेम्पररी पुल बैक। दिस अलर्ट्स traders to opportunities to position themselves in the direction of the larger trend once the correction end। तो मैंने डायग्राम मिटा दिया, बट अब मैं वापस से लगा देता हूँ, बिकॉज ये करेक्टिव वेव की बात कर रहे हैं। देखिए आपका ट्रेंड जो है वो अप है। अब इसको भी अगर आप बिग पिक्चर पे देखें, है ना, इससे आप जूम आउट करके अगर देखते हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो 1 2 3 4 5 इलियट वेव की जो मेन वेव्स हैं, है ना, अगर ये मैं आप मान के चलो कि ये मैं 1 वीक पे देख रहा हूँ, ठीक है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अब मैं इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, तो मुझे ये पूरी एक वेव दिख रही है ना, 1 से लेके 5 तक पूरी एक वेव इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। तो उस एक वेव के अंदर 5 सब वेव है जो आपको दिख रही हैं। अब ये जो एबीसी वाला आपका करेक्टिव फेस आया है ना, 1 वीक में, वो 1 मंथ पे आपको एक माइनर ऐसा पुल बैक दिखेगा, है ना, पुल बैक या थ्रो बैक आपको दिखेगा कि एक थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है ना। तो वही चीज बताने की कोशिश करी यहाँ पे कि थ्री वेव जो पैटर्न है आपका, वो टेम्परेरी पुल बैक रहता है। तो ये आपको, अब आप अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट, आपकी जो प्राइस एंट्री पे वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं इनको देखकर। बिकॉज देखिए आपका मेन जो ट्रेंड है, मैं इसको लाल कलर कर देता हूँ ऐसे, अब थोड़ा सा और दिखेगा। ये आपका 1 मंथ पे चल रहा है ना, यहाँ से 1 से लेके 5 तक, फिर यहाँ से 5 से आपका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, है ना। फिर आपको पता है कि अभी भी अप ट्रेंड, मतलब नीचे से भी हो सकता है कि वो अप ट्रेंड के अंदर ऐसे कंटिन्यूएशन में चल रहा हो, है ना। उसके अंदर एक जगह पे, एक पोर्शन पे, यहाँ पे इलियट वेव अपन को दिख रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे। तब हमें पता है कि अपन यहाँ पे कहीं अगर बुलिश आपका हैमर या कुछ दूसरा पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है ना, तो आप उस पे आप बाय करके नीचे टारगेट लगा के फिर ऊपर उस सेकंड जो आपका अप ट्रेंड का वेव है उसको राइड कर सकते हैं, है ना। तो इलियट वेव जो है वो ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर रहा है, इसमें काउंटर ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये इसका एक एडवांटेज रहता है, या पोजिशन
जो है आपकी जो ट्रेड की पोजीशंस है उनको लेने में काफ़ी हेल्प करता है। अब थर्ड पॉइंट है इसमें कि इट डिटरमाइंस द ट्रेंड्स मैच्योरिटी। तो बिफोर वेव्स आर sorry because waves are fractal, if you see that wave 5 of a larger pattern has already completed 4 of its own smaller waves, you know the trend is exhausted and it is time to take profits, है ना। इसका मतलब, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अपन देखते हैं कि थर्ड वाले का क्या मीनिंग है। वापस से ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये आप मान के चलो कि मैं ये 1 मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे आपका इलियट वेव बन रहा है। ये सेकंड ये वाला है ना, ये वाला रहता है, और फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, आप मान के चलो कि ये 4 है ना, सॉरी 4 है। तो अपन थर्ड वाला देख रहे हैं कि डिटरमाइन द ट्रेंड्स मैच्योरिटी। अब क्या है ना कि 1 मंथ टाइम फ्रेम पे आपका इलियट वेव कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं डेली पे देखूं, 1 डे पे, है ना, तो मे भी हो सकता है कि, है ना, आपका ये जो 5 वाला पर्टिकुलरली जो फिफ्थ वाला वेव है उसको मैंने जूम इन करके देखा, तो उसके अंदर जो उसके सब वेव्स थे वो भी ऐसे 5 बन रहे थे, है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप नंबरिंग छोड़ दो आप ना कंफ्यूज जाओगे, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी जा रही है। बट आप देखो ये जो लाइन है ना, मतलब यहाँ से लेके पूरा, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ग्रीन वाली लाइन आप मान के चलो कि 1 मंथ पे जब उनको ये फिफ्थ वाला पूरा एक मेन वेव दिख रहा था, फिफ्थ वेव जो दिख रहा था वो, उसको मैंने अगर डेली टाइम फ्रेम पे किया तो मुझे डेली टाइम फ्रेम पे वो 5 वेव का पैटर्न पूरा अलग से दिख रहा है। बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। ये अपन ने कल भी देखे थे जेमिनाई के यूज से, है ना, चैप्टर 16 में। तो वैसे ही बस आपको इमेजिन करना है। प्लीज अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, चैप्टर 16 एक बार प्लीज देख के आइए वहाँ पे, या फिर सिर्फ उतना पोर्शन देख लेना जहाँ पे अपन ने जेमिनाई में सब वेव्स क्रिएट करे थे, है ना। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको सब वेव समझ में आ रहे हैं ना। तो इसमें सेम तरीके से बनता है बिकॉज फ्रैक्टल नेचर है। तो ये आपका पहला वेव, दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ये चौथा वेव एंड ये पांचवा वेव बन रहा है ना। अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड देखना था। इट जस्ट दैट कि आप वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना चाह रहे थे कि अभी बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ना। तो अब इसमें क्या बोला है कि इफ यू सी दैट वेव 5 ऑफ अ लार्जर पैटर्न हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 ऑफ इट्स ओन स्मॉलर सब वेव्स, है ना। तो ये जो फिफ्थ वाली वेव है, इसने यहाँ तक, ये इसका जो फोर्थ वाला है ना, ये वाला पोर्शन इतना बड़ा नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो फोर्थ वाला आपको दिख रहा होगा लाल से, मैं आपको भी बताता हूँ, ये जो फोर्थ वाला वेव दिख रहा है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब ये फोर्थ वाला आपका सब वेव जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना, तब आपको दिमाग में यही रहेगा कि इसका बस एक लास्ट लेग जो है फिफ्थ वाला वो बचा हुआ है सब वेव। उसके बाद तो एक करेक्टिव फेस आना ही है, ए बी सी वाला, है ना। तो आप यहाँ पे फोर्थ सब वेव के बाद आप बाइंग पोजीशन जो है लेना अवॉइड करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिया तो हो सकता है जब सिर्फ फिफ्थ सब वेव तक जाए, बट उसके बाद मैं उतना ज्यादा राइड नहीं कर पाऊंगा जितना आपको करना चाहिए, है ना। जैसे आप, हो सकता है कि थर्ड, जब सेकेंड वाली जब वेव आपकी ओवर होती है तो आप थर्ड के लिए पोजिशन बढ़ा सकते हैं, बिकॉज थर्ड कभी भी शॉर्ट आपका लेंथ नहीं रहता है ना, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं रहता है, सबसे अच्छा मूव भी देता है ना। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन जो है वो देखकर क्रिएट कर सकते हैं। एग्जॉशन बता सकता है ये बेसिकली इलियट वेव, कि अगर फोर्थ वाला बन गया सब वेव में, है ना, एंड आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक आपका क्या बोलते हैं करेक्टिव फेस आएगा, बट आप अब बिग पिक्चर पे आ जाओ वापस से, कि अगर ये फिफ्थ की जो मेन वेव है ना, ये जो फिफ्थ मेन वेव है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ये मेन वेव कंप्लीट जैसे यहाँ पे हो जाएगी, जब जैसे ही सब वेव जो आपका डेली टाइम फ्रेम पे फिफ्थ सब वेव कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका जो मंथली टाइम फ्रेम पे उस पर भी आपकी जो बड़ी वाली वेव है उसको भी कंप्लीट मानेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी तो एक एबीसी का करेक्टिव पैटर्न आएगा, तो वो तो ज्यादा टाइम तक चल सकता है ना,
है ना। यहाँ पे भले ही आपके डेली टाइम फ्रेम पे छोटा 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 होके चले, बट आपका जो मंथली टाइम फ्रेम है उस पर तो बड़ा करेक्टिव फेस आएगा ना। वो चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करिए कि मैच्योरिटी डिटरमाइन करता है, तो इस हिसाब से आपको अपने के ट्रेड जो है वो प्लान करने चाहिए, है ना। वापस से देखना है इसको, मैंने क्या बताने की कोशिश करी है, बिकॉज हो सकता है कि कभी कभी मेरे वर्डिंग्स आगे पीछे हो जाते हैं, अभी भी मैं उसको रिफ्रेम करने की ट्राई करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे स्ट्रक्चर वे में बता पाऊँ, बट फिर भी एक बार आप उसको वापस रिपीट करना, आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना एक बार कमेंट्स वगैरह में। अब फोर्थ अपन पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइड हाई कॉन्फिडेंस प्राइस टारगेट्स। तो इलियट वेव्स adhere strictly to Fibonacci mathematics, ये अपन ने कल देखा था। This allow traders to set objective profit taking zones where price are mathematically likely to turn, है ना। तो ये सेम अपन ने कल चैप्टर 16 में देखा था, पूरा अपन ने रिट्रेसमेंट देखा था, फिबोनाची कौन से लेवल से ये तीनों अपन ने चीजें देखी थी। तो उसी हिसाब से आपकी जो फिबोनाची प्लस इलियट वेव जो है उसको आप मर्ज करके चलेंगे तो एक आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया रहता है कि कहाँ पे मेरा टारगेट या कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है ना। तो वो चीज़ आप एक बार चैप्टर 16 में रेफर करना, मैं लिंक दे दूंगा चैप्टर 16 की। अब अपन आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ इनवैलिडेशन, है ना। तो नोइंग व्हेन यू आर रॉन्ग इज अ ट्रेडर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स don't tell you exactly when a trade fails, but Elliott rules do, है ना। For example, if a wave 2 retraces more than 100% of wave 1, your wave count is wrong and you know exactly where to place your hard stop loss, है ना। बेसिकली ये मतलब सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, बट ठीक है। आपका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल यही था ना कि सेकेंड वाला जो आपका सेकेंड वेव का जो रिट्रेसमेंट होगा वो फर्स्ट वेव के रिट्रेसमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। 100% यहाँ पे जो लिखा हुआ है। बट अगर आपका फर्स्ट वेव का रिट्रेसमेंट ही, सॉरी, सेकेंड वेव का रिट्रेसमेंट ही अगर फर्स्ट वेव को ब्रीच कर रहा है तो ये आपकी वेव्स ही गलत है ना। तो वहां पे आपको एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे मैं गलत हो गया, तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। बिकॉज देखिए, अगर क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फर्स्ट वेव बन गई है, देन सेकेंड वेव बन रही है, तो आप क्या करेंगे, जब सेकेंड आप कहीं पे यहाँ कहीं पे अगर पोजिशन लेने का प्लान भी कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि थर्ड वेव बनेगी, है ना, यहाँ पे कोई बुलिश आपका सेकेंड वेव के बिल्कुल बॉटम पे आपका कोई बुलिश पैटर्न बन गया, तो आपने फर्स्ट वेव के नीचे लो या फर्स्ट वेव के लो पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, है ना। तो अगर वो बुलिश पैटर्न जो है वो फेल हो भी जाता है तो आपका जो एग्जिट है वो फर्स्ट यहाँ पे ही निकल जाएगा, जो आपका फर्स्ट वेव का जो बॉटम है वहीं पे आपका एग्जिट जो है वो हो जाएगा, बिकॉज वो एलियट वेव फॉर्म ही नहीं करेगा बेसिकली, है ना। अगर यहाँ पे आपका बुलिश पैटर्न जो है वो फेल कर जाता है तो, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थर्ड चीज की द बेस्ट ways to trade. So you should not try to trade every single wave. Corrective waves are low confidence trades because they move sideways, fluctuate widely and are emotionally exhausting, है ना। तो करेक्टिव वेव्स अपन को ट्रेड नहीं करनी है, अपन को मेन जो बेस्ट वेव्स होती हैं ट्रेड करने के लिए होती है 3-5 ANC, है ना। अब 3-5 ANC मतलब आपका ये वाली जो है ना, दिख रही है ना, तो वापस से बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव, है ना। अब ये जो थर्ड वेव है, आपको स्कोर सबसे अच्छा होता है ट्रेड करना थर्ड वेव, फिर ये फोर्थ वेव आई, फिर फिफ्थ वेव को आपको ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है, फिर ए को, ये जो ए बनी यहाँ पे करेक्टिव फेस में, बी नहीं सी को, है ना। तो आपका ये वाला जो वेव है वो थर्ड वेव, जो फिफ्थ वेव है वो, जो ए वेव है वो, एंड जो सी वेव है ये जो वेव्स रहते हैं इनको ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है ना। ये बताया गया है। अब इसमें जो सेटअप वेव्स हैं, सेटअप वेव्स मतलब वेव 2, 4, 5 एंड बी शुड जनरली बी viewed as a setup. You patiently wait for this corrections to end so you can exploit the explosive moves of wave 3, 5, A and C. तो आपका जो ये
इसको हटाता हूँ। अब आपका जो ये सेकंड वाला वेव है ना, आपका जो फोर्थ वाला वेव है ये, और आपका जो बी वाला वेव है ना, एक दो ये इसको, ठीक है। तो इन कहाँ गया, 2 4 वी एंड ये फिफ्थ वाला, ये वाला जो वेव है ये, तो फिफ्थ वाला आप कंफ्यूज मत होना। फिफ्थ वाला जो वेव है ना, ये आपका ट्रेड करने के लिए भी होता है, प्लस सेटअप वेव भी होता है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना, मैं बताता हूँ कैसे। बिकॉज फिफ्थ वेव को देखो, अगर आप ये फोर्थ वेव का जब एंड होगा, फोर्थ वेव का एंड होते से ही आपको एक फिफ्थ वेव जब अगर मिलती है, तो आप उसको बुलिश राइड करोगे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ। बट फिफ्थ वेव आपको ये भी रिप्रेजेंट करेगी कि फिफ्थ वेव जहाँ पे खत्म होगा, तो आप एक्सपेक्ट करो कि एक एबीसी का मूव आ सकता है, मतलब एक छोटा सा माइनर पुल बैक आ सकता है। तो वह सेटअप वेव की तरह भी काम करती है। आपका एक छोटा सा पुल बैक, या फिर किसी को शॉर्ट पोजीशन अगर लेनी हो, तो वो यहाँ पे शॉर्ट कर सकता है फिफ्थ वेव के एंड पे, टॉप पे, पीक पे एकदम। एंड देन वो थोड़ा सा एबीसी वाला जो पैटर्न है उसको राइड कर सकता है। तो फिफ्थ वेव दोनों तरीके से काम कर सकती है। आप उसको बुलिश जो आपका ट्रेड है उसके एंड पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। एंड अगर आप बियरिश वे में आप देखें कि एबीसी का जो करेक्टिव फेस आता है, उससे पहले वो एक आपका सेटअप की तरह भी काम करता है ना। तो ये चीज़ थी। अब ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी आपको दिखेगा भी कि आपको कौन सी जो वेव है वो ट्रेड करनी चाहिए, कौन सी वेव आपकी सेटअप वेव है। बिकॉज सेकेंड वाली आपको दिख रहा है कि वो पुल बैक है ना, तो यहाँ पे आप वेट ही करेंगे। फोर्थ वाला आपका पुल बैक है ना। फिफ्थ वाला मैंने आपको समझा ही दिया कि बियरिश के लिए एक सेटअप बन रहा है ना। एंड आपका यहाँ पे बी जो है, तो बी वाला आपका पुल बैक है फॉर आपका इसके लिए रिट्रेसमेंट के लिए, है ना। तो ये सीन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है द गोल्डन रूल एंड ट्रेडिंग गाइडलाइंस। तो इसके अंदर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है कि लेट द मार्केट कमिट टू यू बिफोर यू कमिट टू द मार्केट, है ना। तो सीधा सा मतलब ये है कि आप मार्केट को जितना कमिटमेंट दे रहे हैं उससे पहले मार्केट आपको सामने से खुद बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मार्केट को कमिट होने दो आपके लिए, रेदर देन कि आप मार्केट के लिए कमिट हो, है ना। रिलेशनशिप वाला फंडा है। आप मतलब नॉर्मल मैंने तो कॉम्प्लेक्स करके बता दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट आप लाइन को पढ़ सकते हैं कि हाँ भैया क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो। So here are the specific entry and stop loss guidelines for 5 core patterns। तो अपन ने जो पैटर्न्स कल देखे थे चैप्टर 16 में, अब उसका जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है अपन उसको देखेंगे, है ना। पहले आएगा अपना अप की जो मोटिव वेव्स थी। मोटिव वेव्स में अपन ने 2 पैटर्न देखे थे, एक इम्पल्सिव टाइप देखे थे और एक आपका डायगोनल देखे थे, है ना। तो इसमें अपन एंडिंग डायगोनल की तरफ बात करेंगे। बिकॉज आपका जो लीडिंग डायगोनल है, मतलब लीडिंग डायगोनल में जो आपका फर्स्ट वेव होता है उससे जो वेज बनता है वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर पैटर्न बनता है। तो अपन अभी अपने करिकुलम में सिर्फ एंडिंग डायगोनल जो कि सफिशिएंटली बन आपको दिख जाते हैं। जो फिफ्थ वेव जो रहता है जब वो स्ट्रेच आउट होता है, वो थोड़ा सा कन्वर्ज होने का ट्राई करता है। वो चीज़ थोड़ा सा कॉमन है ना। फिर आपके करेक्टिव वेव्स में आपका जिगजैग, फ्लैट एंड अपन ने ट्राइंगल देखा था, तो अपन उसका कहाँ स्टॉप लॉस है एंड कहाँ टारगेट है वो अपन देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं इम्पल्सिव वेव का। तो इम्पल्सिव वेव में क्या है कि वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक बिलो द एक्सट्रीम वेव। वेव ये सब वेव है। सब वेव जो है फोर्थ सब वेव, ये जो फोर है ना, ये फोर्थ सब वेव ऑफ योर मेन सब वेव, जो आपकी फिफ्थ मेन सब वेव है, सॉरी मेन वेव है। ये मेन वेव है, फिफ्थ वाली जो मेन वेव है वो, और उसका जो फोर्थ सब वेव है वो, उसका बताया गया। प्लेस योर प्रोटेक्टेड स्टॉप एट द एक्सट्रीम हाई या लो ऑफ द एंटायर प्राइस वेव, है ना। तो अब इसको मैंने जेमिनाई से कुछ इमेजेस निकाले हैं, तो अपन उससे देखते हैं ना। ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें मैं डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा डायग्राम उसने गलत बनाया है, बट ये है कि समझ में आ जाएगा अपन को क्या हो रहा है ना। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि सो अपन स्टार्ट करते हैं। सॉरी मेरा माइक डेड हो गया था, सो अभी लैपटॉप के माइक से काम चलाना पड़ रहा है। तो अपन बेसिकली कहाँ पर थे, या तो अपन इम्पल्सिव वेव का टारगेट एंड स्टॉप लॉस वगैरह देखना स्टार्ट कर रहे थे। एंड मैंने आपको ये बताया था कि जेमिनाई से मैंने ये कुछ
इमेजेस निकाली थी, बट इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, बट मेरे साथ रहिएगा है ना उस चीज़ के लिए। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, अभी एंट्री आपको दिख रहा है, उस पर फोकस मत करना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, बिकॉज यहाँ पे अभी हाफ ही इसने प्लॉट किया था। तो अपन, मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ इसको, है ना। तो इसमें क्या था, आपका ये फर्स्ट वेव है ना, ये आपकी सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये आपकी फोर्थ वेव है, एंड ये आपकी जो मेन आपको यहाँ दिख रही है वो आपकी फिफ्थ मेन वेव है ना, मेन वाली। अब फिफ्थ मेन वेव के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सब वेव्स भी हैं, है ना। जो फिफ्थ आपकी वेव बन रही है उसके अंदर ये 1 2 जो पर्पल लाइन से आपको दिख रहा है, 3 4 एंड ये 5, ये 5 सब वेव्स हैं। तो अब फर्स्ट जो इम्पल्सिव वे में अपन टारगेट, सॉरी टारगेट नहीं, आपका एंट्री एंड जो स्टॉप लॉस है वो कैसे देखते हैं वो बताता हूँ। कि जब नेक्स्ट ये आपकी जो फिफ्थ, अब जो मेन वेव है, मेन है ना, ये जो फिफ्थ मेन वेव है जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है, यहाँ से जब इम्पल्सिव वेव आपकी चालू, सॉरी करेक्टिव वेव जब चालू होगी ना, जो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आपका ए बनेगा, बी बनेगा एंड देन सी बनेगा, ठीक है ना। इतना बड़ा तो नहीं जाएगा बट ऐसा, ये ए बी एंड सी है ना, ऐसे करके कुछ। और तब आपको क्या करना है ना, कि आपका जो ये फोर्थ वाला सबवेव है, ये आपको दिख रहा है फोर्थ वाला सबवेव, ये वाला जो पॉइंट है ना, क्योंकि आपको मैं एक बार थ्योरी पे भी बता देता हूँ वापस से, कि वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक बिलो द एक्सट्रीम ऑफ सबवेव, फोर्थ वाला जो सबवेव है ऑफ फिफ्थ मेन सबवेव का, है ना। तो प्लेस योर प्रोटेक्टेड स्टॉप एट द एक्सट्रीम या हाई ऑफ द एंटायर प्राइस मूव। तो वही है कि आपका ये जो फोर्थ वाला सबवेव है ना, जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आएगा एंड इसको इसने ब्रेक किया, फोर्थ वाले सबवेव आपको आगे की तरफ देखना है यहाँ पे, है ना। ये बेसिकली जेमिनाई ने पीछे की तरफ बनाया है, जबकि पीछे नहीं है, आगे की तरफ आप देखेंगे। तो इसको यहाँ से लेके चलो कि फोर्थ वेव से आपने आपका सपोर्ट जो है वो ड्रॉ किया, है ना। सपोर्ट जो है वो ड्रॉ किया एंड जैसे ही उसने यहाँ पे इस सपोर्ट को तोड़ा, है ना, तोड़ा, तो आप एक यहाँ पे एंट्री अपनी बनाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके हाई पे आ जाएगा, यहाँ आपका स्टॉप ऐसे ला जाएगा, ये है। एंड सेम इसका आप वाइस वर्सा करेंगे डाउन साइड के लिए, तो नीचे की तरफ से आप बाइंग की पोजीशन उठाएंगे ऐसे केसेस में, ठीक है। तो ये आपका इम्पल्सिव वेव में जो आपका एंट्री एंड जो आपका स्टॉप लॉस है वो बताया है। अब एंड वही मैं बताया था, जेमिनाई ने थोड़ा सा पीछे की तरफ किया था यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप यहाँ से फोर्थ वेव सब वेव जैसी आएगी आप तभी थोड़ी ना एंट्री लोगे, आप तो आगे फॉरवर्ड प्राइसिंग के हिसाब से ही एंट्री एंड एग्जिट लोगे ना। तो आपका जब आगे की करेक्टिव वेव्स जब बनने वाली होंगी तब आपको एंट्री और आपका एसएल वगैरह देखना है ना। आपके सीएमटी के बुक में भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप ये वीडियो प्लस वो बुक आप एक बार साथ में लेके बैठना, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब एंडिंग डायगोनल वाला, है ना, एंटर व्हेन द प्राइस ब्रेक्स द एक्सट्रीम ऑफ वेव 4 और ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग वेव 2 एंड वेव 4, प्लेस योर स्टॉप एट द एक्सट्रीम ऑफ द पैटर्न, है ना। अब इसको अपन देखते हैं, इसका डायग्राम तो आई गेस नहीं है, बट मैं इसको फिर नॉर्मली आपको समझाता हूँ कैसे होता है। मैंने फाइनली एक इमेज जैसे तैसे जनरेट करवाई है, बिकॉज वो मेरे से ड्राइंग बन नहीं रही थी डायगोनल वाले की। तो अब यहाँ पे आप देखना, ये काफ़ी यहाँ पे समझ में आएगा आपको। तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, देखो अभी आपका, आप नॉर्मली पहले ये देखना कि ये आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये आपका फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, फिफ्थ वेव है ना। इसमें अब अपन जो डायगोनल वाला देखेंगे, तो डायगोनल वाले में अपनी जो थर्ड कंडीशन थी वो ब्रेक होती है। वो कौन सी कंडीशन थी अपनी, कि फोर्थ वाला जो आपका वेव है वो फर्स्ट वाले वेव की टेरिटरी में एंटर कर जाता है, तभी उसको अपन डायगोनल वेव बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपका ये जो यहाँ पे वेजिंग पैटर्न बनता है, कि यहाँ पे ये जो इसके रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता है, नीचे से जो इसको सपोर्ट को ज्वाइन करता है, ऐसा, है ना। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री और टारगेट, आपका एंट्री एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो अपन डिसाइड करते हैं। अभी ये ड्राइंग हटाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये ए बी जो आपको दिख रहा है, ए बी सी आपके
सब वेव्स हैं, है ना। तो आपको ये जो एंडिंग डायगोनल है, बिकॉज यहाँ पे ये फिफ्थ वाले के यहाँ पे अपन देख रहे हैं, लीडिंग डायगोनल का मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले के वहाँ से देखते हैं, बट वहाँ पे आपके बहुत रेयर पैटर्न होता है वो, जो फर्स्ट वाला लीडिंग आपका जो डायगोनल वेव रहती है वो, तो अपन ज़्यादातर जो आपका फिफ्थ वाले से रहता है अपन उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ए बी ये सी करके इसने फर्स्ट वेव बनाई, फिर ए बी सी करके सेकंड वेव बनाई, फिर ए बी सी करके थर्ड वेव बनाई, फिर यहाँ पे आया ए बी सी करके इसने फोर्थ वेव बनाई, फिर ए बी सी करके इसने फिफ्थ वेव बनाई, है ना। अब यहाँ पे जब फिफ्थ वेव नीचे की तरफ आएगी, है ना, और नीचे की तरफ आके अगर ये डायरेक्टली फोर्थ वेव जो है इसको ब्रेक करती है ना, फोर्थ वेव, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी नीचे की तरफ, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका फिफ्थ वेव के पीक पे रहेगा, जो सेम यहाँ पे डायग्राम में दिखा हुआ है। ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया। यहाँ पे एक और मेथड आता है जो थोड़ा सा एग्रेसिव लेते हैं, वो बेसिकली ये वेज का जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है वो यहाँ पे भी एंट्री अपनी बहुत सारे कर सकते हैं। तो इजी मेथड है। इजी मेथड क्या है कि आपका वेज का जो सपोर्ट है वो टूट रहा है, और या तो फिर यही है कि फोर्थ आपका जो मेन वेव है ना, उसका जो आपका बॉटम बन गया है वो टूट रहा है। ठीक है, तो आप इजी वे में रखना, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना कि आप यहाँ पे सब वेव्स को देख के फिर एंट्री एग्जिट ले लो, वो चीज़, है ना। यहाँ पर तो थी, यहाँ पर तो मतलब इम्पल्सिव में तो रीज़न दिया ही हुआ था, उन्होंने बोला ही था कि आपको सबवेव को देखकर ही एंट्री लेनी है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा बताया, बिकॉज उसमें ये भी बोला गया था कि 4 फोर्थ सबवेव होनी चाहिए। बट अगर मैं वही सोच रहा था कि अगर आपकी अब जैसे कॉमन सेंस आप अगर लगाएंगे तो 1 2 और अगर ये 3 वेव में कंप्लीट हो रहा है तो फिर आपका फोर्थ वेव जैसे बन ही नहीं रहा है फर्स्ट वाले में, तो फिर आप यही करेंगे कि सेकेंड वाला का जो वो है लो है, सेकेंड वाले वेव का जो सब वेव का जो आपका नीचे बॉटम बना है, फिर आप उसको एंट्री एंड स्टॉप लॉस लेके फिर चलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो थोड़ा सा मेरे जो माइंड में चलता है, मतलब जिस चीज़ से मुझे कन्फ्यूज़न होता है वो चीज़ मैं आपसे भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ पे अपन ने इम्पल्स वेव में पढ़ा था, तो यहाँ पे सब वेव का स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था अपने करिकुलम में, है ना। बट जब यहाँ पे डायगनल वाले की बात आई थी तो उन्होंने जस्ट मेन वेव्स की बात करी, है ना, सब वेव्स की बात ही नहीं करी। अब अपन आते हैं जिगजैग वाले में। तो जिगजैग वाले में बेसिकली क्या रहता है, ये आपका करेक्टिव फेस के अंदर आता है। तो एंटर व्हेन द एक्सट्रीम ऑफ वेव बी गिव्स वे, प्लेस योर इनिशियल प्रोटेक्टिव स्टॉप एट द एक्सट्रीम ऑफ वेव सी, है ना। तो वो अपन करते हैं, मतलब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये आपका करेक्टिव फेस में जिगजैग आया। इसमें आप देखेंगे कि जब ना प्राइस जो है आपका यहाँ से आप वही यहाँ पे उस चीज़ को मत देखना, प्राइस जब यहाँ से सी बना के ऊपर की तरफ जाने लगता है, जब वापस से आपकी एक न्यू वेव चालू होती है, वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आपकी न्यू इलियट वेव जब चालू होती है सी के बाद, क्योंकि सी आपका पुल बैक है ना, रिट्रेसमेंट हुआ था, करेक्टिव फेस है। तो यहाँ पे जब आपका प्राइस जो है ये बी वाले करेक्टिव फेस को जब क्रॉस करता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका यहाँ पर होगा, है ना। अब ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड वाले पे ही क्रॉस करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट लेके ऐसा जाए, है ना, थर्ड पे, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट से ही क्रॉस कर दें, सेकंड उस पर पुल बैक लेन फिर ऊपर चला जाए, है ना। तो इट्स नॉट नेसेसिटी कि थर्ड वेव पे ही रहे, बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो बी वेव का आपका हाईएस्ट पॉइंट रहता है ना, वो जब आपके नेक्स्ट प्राइस को कट करेगा वो आपकी एंट्री है, एंड सी जो आपका लोएस्ट पॉइंट था पुल बैक का वो आपका स्टॉप लॉस है। ये आपका जिगजैग वाले में आपका स्टॉप लॉस एंड आपकी एंट्री। फ्लैट वाले में बिकॉज वेव सी ऑफ अ फ्लैट सब डिवाइड्स into 5 waves, wait until price exceeds the extreme of wave fourth सब wave of fourth of C to enter, है ना। तो इसको भी डायग्राम से ही समझते हैं। तब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ये हटा दो, ये आपका फ्लैट वाला, तो इसको अब मैं और आगे की तरफ लेता हूँ, इसको और इसको। अब इसमें वापस से वही सेम चीज़ कि इसमें आपके सब वेव्स आ गए, है ना। अब अपन इसको देखते हैं। अब जैसे प्राइस यहाँ से आगे बढ़ा, ठीक है, प्राइस यहाँ से आगे बढ़ा, तो उसने बोला कि आप बी तक रुकने की बजाय,
है ना। बी क्योंकि एक्सट्रीम हो रहा था बहुत, आप इसकी लास्ट लेग जो है, मतलब जो लास्ट जो आपका मेन जो है सी वेव, उसका जो लास्ट सब वेव है फोर्थ वाला, वो जब आपका टॉप बना ले आप वहीं पे एंट्री ले, तो आपने इतना ज़्यादा जो आपका वाइड गैप था, है ना, उसको टैकल कर लिया। ये जो पूरा वाइड गैप था ना, इतना आपने पूरा टैकल कर लिया। आपका अब एंट्री यहाँ पे हो रही है जब प्राइस ऊपर जा रहा है, और आपका स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो गया थोड़ा सा। स्टॉप लॉस तो सेम है, बट आपकी जो एंट्री है वो काफ़ी रिफाइंड हो गई, है ना, ऐसा। ये आपका था फ्लैट वाला। अब आते हैं अपन ट्राइंगल वाले पे। तो ट्राइंगल में वही है कि वेट फॉर प्राइसेस टू ब्रेक द एक्सट्रीम ऑफ वेव डी। और ट्राइंगल वाले में अपना ए बी सी डी ई चलता है ना, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। और जैसे ये ट्राइंगल आपका बन रहा था, तो इसको यहाँ पे हटा दो। इसको अब अपन आगे की तरफ देखते हैं। ये आगे गया डी, ये ई आगे गया, है ना, सो सॉरी, ये डी, ये ई। तो जब अगर इस प्राइस का ब्रेकआउट होता है यहाँ से, है ना, तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। डी वाले जो वेव थी, डी वाला वेव का टॉप, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ए है, ये वेव बी है, ये वेव सी है, ये वेव डी है, तो डी वाले का टॉप और ई वाले का जो बॉटम है, ई वाले का बॉटम है, ये आपका एस एल हो जाएगा। ये एस एल है, और आपका जो डी वाले का टॉप है ये आपका एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल से, और इसको आप थोड़ा बुक के साथ और देखना बुक्स में, क्योंकि डायग्राम बहुत अच्छे दिए हुए हैं सीएमटी की बुक में। तो ये अपन ने देखा कि जो भी ट्रेडिंग गाइडलाइंस रहती हैं अपना इम्पल्सिव वेव, एंडिंग डायगोनल में, जिगजैग में, फ्लैट में, ट्राइंगल में, कि अपना कहाँ एसएल होना चाहिए और कहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए, वो अपन ने अब देखा। अब इसमें अपन आते हैं फिफ्थ सेक्शन पे, जिसका नाम है द नेग्लेक्टेड एसेंशियल्स रिस्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली क्या होता है कि आप, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं ना, वो सिर्फ एंट्री एग्जिट और टारगेट्स के चक्कर में बैठे रहते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उनको ये लगता है कि सिर्फ यहाँ पे आके हम सिर्फ प्रॉफिट 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 करेंगे, है ना। तो वो चीज़ थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट लेके जाना है। यहाँ पे आपको जो सबसे मेन चीज़ है, तो आपको आपका कैपिटल सेव करके रखना है ना। तो उसके लिए क्या रहेगा कि आपको जितना लॉस हो रहा है उसको बचा के रखना है। आप जिस भी ट्रेड में जाओ उसमें ये देखो कि मैं कितना नुकसान उठा सकता हूँ, है ना। आप उसको वैसे लेके चलो, ना कि ये कि मैं हर ट्रेड में कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये ना विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आती है। तो वो चीज़ के ऊपर ही इन्होंने दिया हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रिस्क मैनेजमेंट को नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत चीज़ है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के रखा है 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। मतलब आप अगर $1 लूज़ करने को, ₹1 लूज़ करने को तैयार हैं, तो उसके बदले में आप एटलीस्ट $3 या ₹3 कमाएं, है ना। तो इसमें वही देख के रखा है कि अगर आप 60% भी रॉन्ग होते हो, तब भी आप इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हो, है ना। और यहाँ पे बस ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वॉल स्ट्रीट कन्वेंशनली स्टेट्स विद द रिवॉर्ड फिगर फर्स्ट, इवन दो इट्स कॉल्ड अ रिस्क रिवॉर्ड, है ना। ट्रेड साइज अपन देख लेते हैं। ट्रेड साइज, यू शुड नेवर रिस्क मोर देन 1% to 3% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो इन अ सिंगल ट्रेड। इफ़ यू रिस्क 25% ऑफ योर अकाउंट पर ट्रेड, जस्ट 4 consecutive लॉसेज विल पुट यू आउट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपये, ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपये है। अब उसमें से आपने सोचा कि मैं 4 ट्रेड्स लूँगा, है ना, 25 हज़ार के मैं 4 ट्रेड्स लूँगा। मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल पे आते हैं। तो अगर आपके पास फॉर सपोज 1 लाख रुपये है, ट्रेडिंग टोटल ट्रेडिंग कैपिटल आपका, है ना। अब आपने बोला कि मैं 4 ट्रेड्स लूँगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 25 हज़ार रुपये का, है ना। आप 25 हज़ार में आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से आप मान के चलते हैं कि मैं इस 25 हज़ार पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1:3 का रेशियो लेके चलते हैं, तो आप
एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एसएल लेके चल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ 4% अपना एसएल दूंगा, एंड मैं 12% का टारगेट कर रहा हूँ किसी भी प्राइस में, है ना। तो अब 25,000 का आप अगर 4% निकालेंगे, है ना, तो ये आप देखिए, तो ये आपका आएगा 25% का 25%, 1000, है ना। तो ये आपका 1000 रुपये आपका एक ट्रेड के अंदर 1000 रुपये का रिस्क हो रहा है। तो आपके आप लेने का सोचो 4 ट्रेड, है ना, तो 4 ट्रेड के हिसाब से आपका मैक्सिमम लॉस 4000 रुपये का होगा, है ना। ये आपका ओवरऑल, है ना। आप एक ट्रेड में 1000 का रिस्क ले लो 4% के हिसाब से, क्योंकि आपने बोला कि मैं एक ट्रेड में 25,000 लगाऊंगा, उसमें से मेरा एसएल जो है 4% रहेगा, मतलब मैं पर ट्रेड 1000 रुपये लूज़ करने को तैयार हूँ, है ना। और टोटल ऑफ आप 4 ट्रेड लेने वाले हो, क्योंकि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है ना। तो उसके हिसाब से आपका टोटल लॉस कितना होगा, 4000 रुपये। तो अब टोटल कैपिटल पे, मतलब आपका जो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख, है ना, उस पर आपको टोटल कितना नुकसान हो रहा है, 4000 रुपये का। मतलब ये कितना हो गया आपका टोटल कैपिटल पे 4% का स्टॉप लॉस हो गया, है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि आपका जो रिस्क है वो 1% से 3% के बीच में रहना चाहिए आपका पोर्टफोलियो का, है ना, ऑन अ सिंगल ट्रेड। ठीक, तो इसके कहने का मतलब यही है कि आपको सिंगल ट्रेड पे 1 से 3% के बीच का ही जो लॉस है वो लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने वाले केस में देखते हैं, अगर 25,000 पे मैंने 1,000 रुपये गवाया, है ना, तो 1,000 गवाया तो 25,000 के हिसाब से तो वो 4% है अपना, ठीक है, 4% है अपना। बट अगर मैं 1 लाख के ऊपर देखूँ, जो मेरा टोटल कैपिटल है उसके हिसाब से अगर मैं 1,000 को देखूँ, तो वो सिर्फ मेरे टोटल कैपिटल का 1% हो रहा है ना। तो वही चीज़ बताने की कोशिश करी गई है। ये 4% से आप कंफ्यूज मत होना, ये तो मैं जस्ट नॉर्मली आपको बता रहा था कि अगर आप 4 ट्रेड के अंदर भी एसएल हिट करते हो आपका आपके इसका 4 टाइम्स का, है ना, 4 का, तो आपको टोटल कैपिटल पे 4% का ही नुकसान होने वाला है, और पर ट्रेड पे आपका 1% का नुकसान हो रहा है टोटल कैपिटल के हिसाब से, है ना। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है, वो सिर्फ 1 से 3% के बीच में ही रहना चाहिए। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने आई गेस चैप्टर याद नहीं आ रहा मुझे कौन से चैप्टर में बताया था, बट मैंने एक रिस्क रिवॉर्ड का आपको शीट बना के दिया था, ये देखिए, जहाँ पे अपन ने बात करी थी कि 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये आई गेस देखना पड़ेगा, मे बी चैप्टर 6 में शायद अपन ने पढ़ा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चैप्टर 6 में जो आपका था ब्रेकआउट स्टॉप एंड रिट्रेसमेंट, यहाँ पे अपन ने पूरी एक्सेल शीट बनाई थी 3:1 के रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। तो वो चीज़ आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा क्या कैसे अपन रिस्क को मैनेज करके चलते हैं, है ना। और अपन इसके लास्ट सेक्शन के तरफ आते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तो इसके अंदर 4 जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वो चीज़ दी हुई हैं कि आपके पास कोई मेथड नहीं है या आप मेथड में लैग कर रहे हैं, है ना। तो आपको जो आपके रूल्स हैं या सिस्टम जो हैं वो बहुत इजीली बनाने चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपके डिसीजंस को और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। आपने 10 टाइप के इंडिकेटर्स लगा के रखे हैं, किसी से बाय सिग्नल आ रहा है, किसी से सेल आ रहा है, तो आप अल्टीमेटली ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सिंपल रखिए एंड कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, बट हाँ सिस्टम आपको रखना पड़ेगा, आपको एक रूल बना के चलना पड़ेगा, वो चीज़ें। लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि आपने अपने मेथड जब लिख लिए हैं तो उनको फिर कंसिस्टेंटली उनको जो है एग्जीक्यूट कीजिए विदाउट योर इमोशंस, चेंज योर रूल। ऐसा नहीं है कि आज मान के चलो कि 200 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तब मैं एंट्री करूँगा, एंड कल मैं उसको चेंज करके बोल रहा हूँ कि नहीं 200 तो वर्क नहीं कर रहा है, अब मैं उसको 300 कर लेता हूँ या उसको मैं 50 EMA कर लेता हूँ। तो वैसे नहीं करना है आपको, एक पर्टिकुलर अगर आपने सोच के रखा है कि 200 मूविंग EMA के ऊपर अगर आपका प्राइस जो जाएगा तो मैं हमेशा बाय करूँगा, तो एटलीस्ट उसको 1-2 बार नहीं, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार एटलीस्ट सेम चीज़ को आप सेम मेथड को रिपीट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे आपको सिर्फ आप कितना ही अच्छा एनालिसिस कर लो, कितना ही बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस कर लो, अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हो तब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही आपको बचा पाएगी। बिकॉज मैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और आपका बाकी जो FIIs या DIs वगैरह जो ट्रेड करते हैं उस हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो रिटेलर्स हैं
जो मैनुअल ट्रेडिंग ही अभी भी करते हैं, जो अल्कोहल अभी भी यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए यही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो उनके फेवर में तभी रहेगी जब अपने लॉसेस जो हैं जल्दी कट करेंगे, एंड सेकंड वो अपने एक ही सिस्टम पे स्टिक रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो थर्ड चीज़ ये है कि आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि आपको 1000 रिटर्न्स का ये सब, मतलब ये बहुत, अब या तो आप देख ही रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बहकावे में नहीं आना है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में 1000-2000% के रिटर्न बन जाएंगे, ऐसा ऐसा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद 12% 15% के बीच में रहने की कोशिश करता हूँ, है ना। मतलब मैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, तो एंड इन केस कभी आपका बुलिश मोमेंटम है तो उसको फिर आपको ट्रेल करते जाओ। बट वो ये कि 1000-1000, आप राकेश झुनझुनवाला का एक इंटरव्यू है सर का, तो उसमें उन्होंने वही बोला है कि आप अगर 18% कमा रहे हो तो यू विल बी द किंग, है ना। तो वो आप इंटरव्यू देखना, वो काफ़ी अच्छा है। तो वैसा है, तो यूर प्राइमरी गोल फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग शुड बी सिंपली 0% रिटर्न, है ना। गोल कि आप अपना कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट करो। योर गोल इज जस्ट टू नो नॉट लूज योर मनी वाइल यू लर्न, है ना। तो आप बस एक साल ये प्रैक्टिस करो कि आपने अगर 1 लाख से ट्रेडिंग चालू करी तो वो 1 लाख पर ही आप रहो 1 साल तक, वो 1 लाख का ज़ीरो मत कर दो। तो वो एक्सपीरियंस जो है ना वही काम आता है, तो वो वाला सीन बताया। लैक ऑफ पेशेंस, वही मार्केट ओनली ट्रेंड अबाउट 30% ऑफ द टाइम, यू डोंट नीड टू ट्रेड एवरी डे, वेट फॉर द 2 और 3 ट्रूली हाई क्वालिटी सेटअप्स ईच वीक। इसमें ना एक कोट था वॉरेन बफेट सर का कि जो प्राइस जो है वो मूव करता है इम्पेशेंट से एक पेशेंट वाले इंसान की तरफ, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको हर दिन चुल मची रहेगी मेरे को ट्रेड करना ही है तो ये मार्केट आपको निकाल देगा यहाँ से। मतलब जेन्युइनली इतने सारे केसेस हैं कि सब ऐसा सोचते हैं कि, एंड उनकी भी शायद गलती नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि अभी ना इतना बूम आ गया है ये स्टॉक मार्केट के अंदर, ये हर किसी को स्टॉक मार्केट से ही पैसे कमाने और कुछ भी नहीं करना है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी हैं जो भी अपने फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं बाकी सब जनों ने, तो वो थोड़ा सा मिसगाइड तो हुए हैं। बट ये है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अब एक को नुकसान हो गया, चलो मान लो उसने अपना कैपिटल था 20-30-50 हज़ार सेविंग्स गंवा दी, उसके बाद तो छोड़ दो, उसके बाद तो सीखो। उसके बाद भी लोग लेकिन मानते नहीं, तब फिर उनकी सेल्फ गलती आ जाती है उस चीज़ के लिए कि आपको यार पेशेंटली सीखना पड़ेगा, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मैं लिटरली शायद 5 साल या 6 साल मुझे हुआ है, उसके बाद अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो टोटली नहीं सीखा हूँ मैं सीखने की कोशिश और करता रहता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, वैसा टाइप की चीज़। यहाँ पे आपको पेशेंस जो है रखना पड़ता है, आपको 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन महीने महीने भर रुकना पड़ता है। यहाँ पे जो 30% ऑफ द टाइम बोला है ना, वो इसलिए बोला है बिकॉज आपका जो मार्केट है 70% ऑफ द टाइम जो है वो तो रेंज बाउंड में ही रहेगा, है ना। ऐसा मतलब बोलते हैं, एंड होता भी है। बोलते क्या है मतलब होता भी है, मैंने भी ऑब्जर्व जितना किया है ना। आपका आपको चांस ही नहीं देगा कि आप कहाँ पे एंट्री करो कहाँ पे एग्जिट करो। 30% ऑफ द टाइम ही ऐसा कुछ रहेगा कि वो या तो अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में है। ऐसे टाइप का जब आपका मोमेंटम रहेगा तो लोग बाय करेंगे या लोग सेल करेंगे, शॉर्ट की अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे पेशेंस की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये काफ़ी थियोरेटिकल था, तो वो तो ठीक है, जो था वो मैंने बता दिया। चैप्टर 17 भी अपना कंप्लीटेड है। अपन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है कि इंडिकेटर्स क्यों लैग करते हैं थोड़ा सा, है ना। एंड इंडिकेटर्स की जहाँ पे गैप है वो कैसे एलियट वेव जो है उसको फुलफ़िल करता है। तो उसके अपन ने 5 तरीके देखे कि क्या क्या एलियट वेव जो है वो और अच्छे तरीके से बताता है एज़ कम्पेयर टू योर इंडिकेटर्स। अपन ने वेव्स देखी कौन सी वेव ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी वेव सेटअप्स होती हैं। अपन ने थोड़े से रूल्स देखे, जो भी अपन ने वेव्स सीखी थी उनके रूल्स देखे कि वहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। फिर अपन ने रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट देखा, ट्रेड साइज वगैरह अपन ने देखे, एंड अपन ने साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग देखी। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर 17 भी अब ओवर है। एक बार आप ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, एंड अगर कोई जेन्युइन में डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं कभी कभी ना फ्लो में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इन साथ मिक्स हो जाती हैं। तो मैं उसके ऊपर जेन्युइनली वर्क कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे, बिकॉज अभी 17th वीडियो ये बन रहा है मेरा। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है मुझे भी दिख रहा है। बट वही था कि जैसे मुझे स्टार्ट करना था यूट्यूब, तो बैठे रहने से तो बढ़िया है एटलीस्ट मैं अभी कंफर्टेबली कैमरे के सामने बोल पाता हूँ। तो धीरे धीरे अपने वर्डिंग्स पे और चीज़ों पे ध्यान दूंगा।
सो सॉरी फॉर देट। तो कहीं पे अगर आपको कहीं लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट मेरे से मिस हो गया है या गलत वे से मैंने बता दिया है, तो आप जनरली मेरे को बताइए कमेंट में, अगर आपको लगता है तो मैं उसको इम्प्रूव करके वापस डालने का ट्राई करूँगा अगर मेरा इन फ्यूचर होता है तो, और या तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा जैसा भी मेरे पास वे या मीडियम रहेगा, है ना। तो चैप्टर 17 भी अब अपना ओवर है, अपन चैप्टर 18 पे मिलते हैं अब, है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।